नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में महागठबंधन की। महागठबंधन में सीट बंटवारे की जो फॉर्मूला है, लगभग वो कह सकते हैं आप तय है। कभी भी किसी भी समय इसकी घोषणा हो सकती है। हाँ, एक रणनीतिक रूप से ये प्रयास होगा कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के नज़दीक आने के बाद ही सीटों की फाइनल घोषणा हो। लेकिन एक इशारा जो समझ में आ रहा है उसके अनुसार दो तीन बातें जो महत्वपूर्ण है, जो आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला एक चीज़ तो तय है कि CPI-ML की सीटें बढ़ेगी। देखिए, महागठबंधन में जो दल हैं उसमें राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी दल है, कांग्रेस पार्टी है, उसके बाद CPI-ML है, VIP नई इंट्रेंट है जो पिछले विधानसभा चुनाव में नहीं थी लेकिन लोकसभा चुनाव में थी, VIP मुकेश सहनी की पार्टी। इसके अलावे CPI और CPM, हाँ, एक और पार्टी जो छोटी पार्टी है पशुपति कुमार पारस की लोक जनशक्ति पार्टी, इसका भी जो है आगमन हुआ है महागठबंधन में। साथ ही एक और इंडियन इनकलाब पार्टी IIP, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ये एक नई पार्टी बनी है पान समाज की। जो चूंकि बिहार में तो एक तरह से राजनीतिक दल प्रायः जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह है। मतलब हर जाति का अपना अपना एक दल है। आने वाले दिनों में 10 वर्ष के बाद कोई नहीं जानता क्या होगा। हो सकता है कि हर दल जाति का अपना दल हो, या फिर ये भी संभव हो कि जातिवादी दल खत्म हो जाए। चूंकि लोकतंत्र एक ऐसी चीज़ है जिसमें ये बहती हुई पानी है। अगर जब तक इसमें बहाव नहीं होगा तब तक लोकतंत्र सफल नहीं होगी। अगर ठहराव हो गया तो समझिए पानी सरना शुरू करता है। तो इसीलिए एक प्रकार की व्यवस्था लोकतंत्र में नहीं रहती। अगर हम आज़ादी के बाद से ही देखें अगर, तो इस चरण को हम 3 चरण में बांट सकते हैं। 1947 से लेकर 90 तक का एक चरण है, 90 से लेकर 2025 तक का दूसरा चरण है। 2025 में बिहार की राजनीति बदलेगी, ये बात नोट करके रखिए। खैर, ये इस बात पर हम किसी अन्य वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन महागठबंधन के अंदर जो सीट शेयरिंग का मामला है उसमें जो चुनौती तो बड़ी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और उसमें जो सबसे बड़ी स्थिति, एक दो तीन चीज़ें अस्पष्ट हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अस्पष्ट होना बाकी है। और एक चीज़ तो अस्पष्ट है कि CPI-ML की सीटें बढ़ेगी। उसके कई कारण हैं। उसमें सबसे प्रमुख कारण क्या है ये समझिए। सबसे प्रमुख कारण है CPI-ML का विगत विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान स्ट्राइक रेट। याद कीजिए 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मात्र 19 सीटों पर लड़ी थी CPI-ML, लेकिन 20 सीटें जीत गई थी। वहीं कांग्रेस पार्टी 70 सीट लड़कर मात्र 19 सीट जीती थी। RJD 144 सीट लड़कर 75 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। मतलब अगर हम गौर से देखें अगर, तो जो स्ट्राइक रेट है वो लगभग RJD का आता है लगभग 50% का, कांग्रेस पार्टी का आता है लगभग 27-28% का, लेकिन CPI-ML का जो स्ट्राइक रेट है वो आता है 66% का, 66। ठीक है, चूंकि 19 में 12, ठीक है, तो एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि इस बार सीट उनकी बढ़नी है। वहीं लोकसभा चुनाव में भी देख लीजिए, लोकसभा चुनाव में RJD 23 सीट पे लड़ी थी, नहीं 23 सीट लड़कर 4 सीट जीत पाई, लेकिन CPI-ML 3 सीट लड़कर 2 सीट जीती। इसमें भी 66% का स्ट्राइक रेट। एक सबसे बड़ा कारण कि स्ट्राइक रेट जीतने की क्षमता वो सबसे ज्यादा अगर देखा गया तो देखा गया CPI-ML में। इसीलिए CPI-ML का दबाव है RJD पर कि किसी भी कीमत पर यदि CPI-ML की सीटें नहीं बढ़ी तो याद रखना चाहिए एक चीज कि CPI-ML कई चुनाव हारती रही बिहार में, लेकिन फिर भी अकेला लड़ती रही। क्यों? इसलिए कि CPI-ML को इस बात का एहसास था कि किस प्रकार से RJD के साथ तालमेल के कारण बिहार में CPI और CPM खत्म हो गए।
मतलब सीपीआई और सीपीएम जिस प्रकार से खत्म हुए, उसमें सबसे प्रमुख कारण, कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उसका कारण सबसे बड़ा रहा कि आरजेडी से तालमेल करना, आरजेडी के समर्थन में जाना। तो ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर सीपीआईएमएल के लिए भी चुनौती है। तो इसीलिए सीपीआईएमएल कभी त्याग नहीं करने वाली है, सैक्रिफाइस नहीं करेगी आरजेडी के लिए। सीपीआईएमएल, ये बात तेजस्वी यादव को ही पता है कि सीपीआईएमएल तभी तक आरजेडी के साथ रहेगी जब तक सीपीआईएमएल को फायदा होता होगा। क्योंकि सीपीआईएमएल एक विचारधारा आधारित, एक कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है। उसका मकसद केवल अधिक से अधिक विधायकों को जिताना नहीं है, क्योंकि उसको सत्ता में आना नहीं है, सरकार बनानी नहीं है। तो सीपीआईएमएल जब सरकार नहीं बनानी है, सत्ता में नहीं आना है, तो उसका मूल मकसद क्या है? अपने संगठन का, अपनी विचारधारा का प्रचार और प्रसार करना। इसीलिए वो चुनावी राजनीति में है, विधायिका की राजनीति में है। अन्यथा सीपीआईएमएल जैसी विचारधारा की राजनीति वाले लोग दुनिया भर के अंदर कहीं भी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में है क्या? नहीं है, कहीं नहीं है। कम्युनिस्ट जहां कहीं भी दुनिया में है भारत के अलावे, वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में नहीं है, चुनाव जीत कर नहीं आते। तो ये अंतर है, ठीक है। तो इसीलिए सीपीआईएमएल का एकमात्र उद्देश्य है अपना विचारधारा और अपनी संगठन का प्रचार और प्रसार करना, फैलाना। इसीलिए यदि उसकी मकसद पूरी नहीं होती है आरजेडी के साथ रहने से, तो वो कभी भी छिटक सकती है, इस चुनाव में भी छिटक सकती है। और ये बात तेजस्वी यादव को पता है। तो एक सीपीआईएमएल की सीटें भरनी है। चर्चा ऐसी है कि सीपीआईएमएल को आरजेडी की तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया है 22 सीटों का, लेकिन सीपीआईएमएल 30 से कम पर मानने को तैयार नहीं है। और दूसरा कारण मैं बताऊं, सीपीआईएमएल के सामने आत्मसमर्पण करने के सिवाय कोई चारा नहीं होगा महागठबंधन के लोगों का। उसका कारण है कि मगध और शाहाबाद प्रमंडल, जहां पर कि महागठबंधन का परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रहा है, मैंने पिछले कई वीडियो में कहा है ये बातें, सबसे बेहतर रहा महागठबंधन का प्रदर्शन, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। आप आंकड़े निकालिए, रिजल्ट निकालिए, आप देख लीजिए, चाहे सीट जीतने के मामले में हो, चाहे वोट परसेंटेज के मामले में हो, सबसे बेहतर परफॉर्मेंस महागठबंधन का रहा मगध प्रमंडल और शाहाबाद प्रमंडल में। उसका एकमात्र कारण रहा सीपीआईएमएल के साथ उसका गठबंधन। इसीलिए जब तक सीपीआईएमएल संतुष्ट नहीं होगी, तब तक सीपीआईएमएल के साथ तालमेल का टूटना सबसे बड़ी बाधा होगी तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद के रास्ते में। यह बात तेजस्वी यादव को पता है। इसीलिए सीपीआईएमएल को जो प्रस्ताव दिया गया है 22 सीट का, और सीपीआईएमएल के डिमांड 30 सीट के बीच में कोई एक आंकड़ा होगा जिस पर कंप्रोमाइज होगा, समझौता होगा। अब वो कौन सा आंकड़ा होगा कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर कोई बीच का फिगर निकाल लीजिए तो 22 और 30 के बीच का फिगर क्या आता है? 26 नहीं, हो सकता है 25-26 सीटों पे उनसे समझौता हो जाए। दूसरा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम मान के चलें 24 ही मान के चलें, तो 5 सीट बढ़ गई सीपीआईएमएल की पिछली विधानसभा चुनाव की तुलना में। मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कहां से सीटें किसकी कटने की संभावना बनेगी। तो 5 सीट बढ़ गई सीपीआईएमएल की। तो ये सीपीआईएमएल की जो 5 सीट बढ़ गई, आप समझिए पिछले बार सीपीआई और सीपीएम को मिलाकर 10 सीट दी गई थी। इस बार संभावना यह है कि 10 में से कम 3 सीटें उनकी काट ली जाएगी, क्योंकि सीपीआई और सीपीएम का प्रदर्शन अब पहले वाली बात नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि सीपीआई और सीपीआईएम दोनों जो है सती हो चुकी है, एक तरह से कह लीजिए लालू प्रेम में।
लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन में रहने के कारण सीपीआई और सीपीआईएम का बिहार में आधार ही खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ, उस पर किसी अन्य वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन मूल कारण रहा सीपीआई सीपीएम की खत्म हो जाने का बिहार में और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, वो रहा मंडल आयोग के बाद की राजनीति और बिहार में विशेष रूप से लालू प्रसाद यादव के साथ सॉफ्ट कॉर्नर या गठबंधन। सीपीआईएमएल इसलिए थोड़ी बहुत बची रह गई है, इसलिए कि सीपीआईएमएल ने, आप याद कीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सीपीआईएमएल ने कभी गठबंधन नहीं किया था लालू यादव की पार्टी के साथ। ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है। इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि सीपीआईएमएल अब गठबंधन में है तो वो खत्म हो जाएगी। देखना है कि रणनीति कैसे बदलती है राजनीति की, क्योंकि अब जितनी मजबूत ताकतवर लालू प्रसाद यादव के दिनों में वो राष्ट्रीय जनता दल हुआ करता था, आज वो राष्ट्रीय जनता दल की उतनी ताकत भी नहीं बची है। इसीलिए अब हो सकता है, कहावत है कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाता है, तो ये भी संभव है कि दीपांकर भट्टाचार्य जो सीपीआईएमएल के जनरल सेक्रेटरी हैं और सीपीआईएमएल के लोगों को ये एहसास हो चुका हो कि अब आरजेडी वो आरजेडी नहीं रही जो लालू यादव के दिनों में जितनी मजबूत हुआ करती थी। तो ये सबसे बेहतर मौका है जब आप आरजेडी के बल पे अपने विचार को आगे बढ़ा ले सकते हैं। तो आरजेडी ने पहले फायदा उठाया सीपीआई सीपीएम का, कम्युनिस्टों का। अब हो सकता है ये बात सीपीआईएमएल के लोग भी सोच रहे हो कि आरजेडी अभी कमजोर है, अभी ये मौका है कि इसका फायदा उठा लिया जाए। ये एक तथ्य है, कभी हम इस पर अलग से बात करेंगे। और ये तथ्य में जान है कि सीपीआईएमएल ये सोच रही होगी कि आरजेडी अभी कमजोर है, इसका फायदा उठाओ। जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव के दिनों में कम्युनिस्ट आंदोलन को खत्म किया गया, वही उसका एक तरह से वो स्थिति अब नहीं है। खैर, तो एक तो वो मैनेज होगा, तो बच गया फिर लगभग 2 सीट का नुकसान। लेकिन एक और पशुपति पारस की पार्टी, तो उनको मान के चलिए कि 5 सीटें उनको भी देनी है। 2 सीट मध्य पूर्वी बिहार में एक मोकामा से चर्चा चल रहा है, ठीक है, लड़ने की लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस की पार्टी की मोकामा से लड़ने की बात हो रही है। दूसरी चर्चा चल रही है कि पशुपति पारस के जो पुत्र हैं यशराज, उनके अलौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। और तीसरा सीट कुशेश्वर स्थान की चर्चा चल रही है कि प्रिंस पासवान के लिए। तो ये 3 लगभग निश्चित है। पारस के खेमे के तरफ से 2 और सीटों की मांग की जा रही है कि एक लखीसराय और एक और कोई अन्य सीट दिया जाए। 5 सीट का डिमांड है। तो ये डिमांड पूरे कैसे होंगे? और उससे भी बड़ी इस बात है कि मुकेश सहनी की पार्टी के लिए, तो अगर हम मुकेश सहनी के लिए मान के चले कि 20 सीट, तो 20 सीट प्लस 10 सीट इधर, 30 सीट का मैनेज कहां होगा? 30 सीट मैनेज कहां होगा? ये मैनेज करने की चर्चा चल रही है कि 30 में से 60% सीटें कांग्रेस की काटी जाए और 40% सीटें आरजेडी की काटी जाए। मतलब 18 सीटें कांग्रेस की काटकर 52 कर दिया जाए और 12 सीटें आरजेडी घटाए अपना। यह चर्चा चल रही है। पिछली बार जो आरजेडी लड़ी थी 144 विधानसभा सीटों पर, उसमें से 12 घटाकर 132 पर आरजेडी को लाया जाए और कांग्रेस पार्टी को 52 सीटों पर लाया जाए। ये चर्चा चल रही है। अब अंतिम फैसला होने में अभी देर है। ये सब जितनी चर्चाएं हुई, वो दिल्ली दौरा जो हुआ अभी महागठबंधन का, इंडिया अलायंस कह लीजिए, राहुल गांधी ने जो बैठक बुलाई थी दिल्ली में 8 अगस्त को, जो राहुल गांधी ने डिनर दिया था, इंडिया अलायंस के जितने भी नेता हैं, मुकेश सहनी भी शामिल थे उसमें, ठीक है। तो उसी डिनर के परिप्रेक्ष्य में दिल्ली में महागठबंधन के सभी नेता एक जगह बैठे थे और वहीं ये चर्चा चली। इस प्रकार के समीकरण पर चर्चा चल रही है, लेकिन अभी फाइनल कुछ नहीं है। लेकिन लगभग
जो समीकरण निकल कर आएगा, जो सीटें निकल कर आएगी, लगभग ऐसे ही होने की उम्मीद है जैसा मैंने अभी बताया है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।